खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। अपनी बात सुन, हमारे बारे में पता करना जाके चौराहे पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। फिर चाहे वो जनता हो या फिर जनप्रतिनिधि, किसी की फरियाद नहीं सुनी जा रही, बल्कि उल्टा आरोप लगाकर उनको पीट दिया जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की घटना की, जहां विधायक की पुलिस ने पिटाई कर दी, तो बिहार में एक विधायक को जनता ने बंधक बना लिया। ऐसे में सवाल किससे किया जाए और जवाबदेही किसकी है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता की फरियाद विधायक जी नहीं सुन रहे हैं, तो विधायक की शिकायत कानून नहीं सुन रहा है। इसी मसले पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था लगातार रसातल में जाती जा रही है, तो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अपराधियों के हौसले तो बुलंद हैं ही। पुलिस भी अब गुंडई पर उतर आई है। ताजा मामला अलीगढ़, जहां इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक की पुलिसकर्मियों ने पिटाई कर दी। दरअसल कल बीजेपी विधायक राजकुमार एक शख्स के खिलाफ दायर मामले के सिलसिले में थाने गए थे। चिपट के मारने के लिए एक विनय, देवेंद्र और एक खुद सैनी, तीनों चिपट गए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आप डेढ़ महीने से कार्यकर्ताओं की इतनी शिकायत जा रही है, कोई सुनने को, हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, हैं? इतना भ्रष्टाचार हो रहा नीचे स्तर पे। अभी कार्यकर्ता को उठाकर बंद किया और उससे टेम्पो वाले को उससे 1000 रुपए लिए और 1000 रुपए वापस किए। उस कार्यकर्ता बहुत पुराना कार्यकर्ता हमारा, 1000 रुपए वापस किए उसको थाने से। वहीं इस दौरान विधायक जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस उनको धमकाते हुए कह रही है कि बुढ़ापे में क्यों मारपीट करते हो, हड्डियां टूट गई तो जुड़ेंगी नहीं। दिखाते हैं आपको वो वीडियो। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। ये जान दो, इनका सम्मान करता हूँ मैं, औरों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे पद का हूँ, तुम्हारा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ। हालांकि सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा बात बिहार की करें तो यहाँ दरभंगा में भी कुछ इससे मिलता जुलता मामला सामने आया, जिसमें जेडीयू के विधायक को जनता ने बंधक बना लिया। दरअसल विधायक शशि भूषण बिहार में कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले थे, जिसके बाद लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि क्षेत्र में विकास कार्य तो किया नहीं गया और चुनाव सर पर आए तो विधायक जी दौरे पर निकल आए। लेकिन ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी विधायक शशि भूषण को 30 जून को भी बंधक बनाया गया था, जिसके बाद सत्ताधारी पार्टी की खूब फजीहत हुई थी। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की महान जनता जनार्दन विधायक जी से सवाल पूछ रही है। सवाल पूछना जनता जनार्दन का अधिकार है और सवालों का जवाब देना विधायक जी का नैतिक दायित्व है। सरकार के प्रति गुस्सा नहीं है, सरकार के प्रति नाराजगी नहीं है, नाराजगी इस विधायक के प्रति है जो विधायक निकम्मा है, कमीशनखोर है, घुसखोर है और दलालों का सरदार है। जनता हर गांव में, हर चौक चौराहों पे, हर गांव में सवाल पूछ रही है कि इन्होंने जनता के आशा, अपेक्षा, भरोसा और विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था की हालत नरकीय बदतर बना दी है। जनता के सवालों का जवाब विधायक जी को देना चाहिए। इन मामलों पर गौर किया जाए तो दिखता है कि जनता हो या पुलिस, वो जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये नौबत क्यों आ रही है। सिस्टम में सुधार की जरूरत है। अब हमारे जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश की सुरक्षा कैसे की जाएगी। जुबैर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ऐसे में आज का हमारा सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि नहीं सुरक्षित तो जनता का क्या होगा। सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर किसके पास लेकर जाएं फरियाद। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जवाबदेही कौन तय करेगा और कब यहाँ पर सुधरेगी कानून व्यवस्था। और चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। मेहमान से आपको परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके विजय शंकर पांडे जी, पूर्व सचिव हैं, रह चुके हैं भारत सरकार के। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड IAS रह चुके हैं। बहुत सर स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता BJP के। बहुत स्वागत है शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा निशांत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हरिशंकर पांडे जी आपसे ही सवाल लेते हैं। सर ये एक ट्रेंड सा चल गया है, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, ना जनप्रतिनिधि की कोई सुनी जा रही है और ना ही यहाँ पर पुलिस वाले फरियादियों की सुन रहे हैं। और अगर जनप्रतिनिधि जाकर पिट जाते हैं या फिर उन्हें बंधक बना लिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है, तो ये क्या मैसेज जा रहा है इस वक्त? देखिए दीपाली जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आवाज क्या आ रही थी, ये बताना चाहते हैं कि आपने शिव पुराण में एक कथा सुनी होगी कि जो हमारे महादेव थे वो प्रसन्न होकर वरदान दे दिया करते थे, तो उन्होंने भस्मासुर को भी वरदान दिया था जी। तो भस्मासुर ने क्या किया कि सबसे पहले उसका प्रयोग करने के लिए शिव जी को ही चुन लिया जी, और अपने वरदान से बचने के लिए वो खुद भाग रहे थे, और उनको बचाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बड़ी मुश्किल से उसका अंत हुआ। तो हमारी सरकार ने ये जो पुलिस महकमा है इसको भस्मासुर बनाने में हमारे सत्ताधारियों का ही हाथ है, जिन्होंने ठोक दो का अभियान दिया। ठोक दो मतलब कि फांसी की सजा देने का अधिकार जब पुलिस को आपने दे दिया, आपने अपराधियों को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी आधार के, बिना किसी पैरवी का मौका दिए, आपने जब उनको पूरा अधिकार दे दिया है तो ये तो होना ही था जी। आज की वर्तमान परिस्थिति के लिए केवल हमारा राज्य प्रशासन जिम्मेदार है जी। और जो ये नीचे आप SO की स्थिति देख रहे हैं या नीचे CO की या ASP की, ये कुछ नहीं है। इनको आपने रक्षा कवच दे रखा है। आपने कभी सुना है कि किसी SSP के ऊपर भी कार्रवाई हुई? जरा आप देखिए, बिकरू कांड में, विकास दुबे हत्याकांड में सबको आपने पनिश किया, लेकिन आज तक न तो वो तिवारी जो थे, जो DIG ज्ञानेंद्र तिवारी, क्या नाम था उनका जी, और उसके बाद जो वहां के SSP थे, उनको कोई सजा नहीं मिली। क्यों? क्या कोई इनकाउंटर बिना SSP के अनुमति के होता है? कोई टीम नहीं जाती। फिर आप देखिए यहाँ पे हनुमान पांडे का वो हुआ, आपने क्या पनिशमेंट दिया? एक साल पहले यहाँ पे तिवारी जी की हत्या हुई थी, 2 सिपाहियों ने कर दी थी जी। क्या कलानिधि नैथानी को मिला कोई दंड? बल्कि कलानिधि नैथानी की प्रोन्नति होती गई। उसी तरह से ज्ञानेंद्र तिवारी जो हैं, जो भी SSP हैं, वो DIG हो गए और STF के बना दिए गए। यहाँ पर STF के सुधीर कुमार सिंह को, जो पहले से भ्रष्ट थे, उन्होंने इनकाउंटर किया, अब उन्हें जिला भी मिल जाएगा जी।
तो देखिए प्रश्न ये है कि आप सस्पेंड किसको कर रहे हैं? आप सस्पेंड कर रहे हैं एसओ को, आप सीओ को। एसपीआरए की क्या अधिकार होता है जरा आप बता दीजिए। देवेंद्र मिश्रा जो था, जिसकी हत्या हुई है वहां कानपुर में, वो सीओ था, उसने 50 चिट्ठियां लिखी, लेकिन उसकी बात एसएसपी ने नहीं सुनी। वो मिले हुए थे उससे, विकास दुबे से। अब आप उसकी तो हत्या हो गई, लेकिन जिसने नहीं सुना था उसको आपने कोई दंड नहीं दिया। तो सर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है, किसको मानते हैं सर आपके नजरिए से? क्या कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए पूरा जिम्मेदार मुख्यमंत्री है और कोई नहीं है जी। आदित्यनाथ योगी को छोड़कर इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो गृह विभाग भी देखते हैं और प्रमुख सचिव गृह जिम्मेदार हैं, डीजीपी जिम्मेदार हैं। ठीक है सर, 3 लोगों की जिम्मेदारी बनती है जी। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। शिवम, क्योंकि अब आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सीधा सवाल आप पे ही बन रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर बिहार भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भी आज जनप्रतिनिधि को बंधक बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है और जिस तरीके से सर बता रहे हैं, ये जो आरोप लगते गए, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कहीं ऐसा नहीं लगता कि कमी है जिसकी वजह से आज हालात ये हो गए हैं उत्तर प्रदेश के? क्योंकि इसी कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए, इसी का नारा देते हुए आप आए थे यूपी में। नहीं, बिल्कुल नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त नहीं हुई। अगर आप कहते हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो आप एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको समझ आएगा। आप वो तस्वीरें उठाकर देखिए जहां पर अपराधी खुद कहते हैं कि हमें किसी तरह से जेल में डाल दीजिए। आप तमाम चीज़ें उठाकर देखिए। और उसके बाद में एक और चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी मुझसे पहले जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं और पूरी तरह से जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल है और वर्दी को आपने भस्मासुर बना दिया है। उन्होंने पुलिस को भस्मासुर का इस्तेमाल किया कि वो सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है इस तरह से। लेकिन ये ऐसा पहला मसला नहीं है। अगर ये विधायक के साथ हुआ है, ये गलत है। कहीं ना कहीं वहां पर एक आपस में समन्वय होना चाहिए था। अगर किसी जनता के किसी भी व्यक्ति की कोई कंप्लेंट थी, उसको सुनी जानी चाहिए थी, उसका सही से निस्तारण होना चाहिए था। लेकिन ये केस पहली बार नहीं हुआ है साहब, ऐसा उत्तर प्रदेश में ही नहीं हुआ है, पूरे देश में हुआ है और आज ही नहीं हुआ है। और पूरे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं है। तो कृपया मैं आपको बता देता हूं, 2-4 रेफरेंसेस दे देता हूं, वैसे तो 1000 है। 27 मई 2020 को टीएमसी के एमएलए अब्दुल खालिक जो हैं उनको पीटा गया। 10 जुलाई 2013 को कांग्रेस एमएलए हैं असित मित्रा, उनको पीटा गया। 2 मार्च 2020 को राज्य हरिदास हैं केरला के, कांग्रेस के सांसद हैं, उनको भी जनता ने घेर कर किया। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये समय समय पर जगह जगह होता रहा है, उसके अलग अलग कारण हैं। हाँ, आप इसको एक ही रंग में पेंट करना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की वजह से हो रहा है, पुलिस को आपने भस्मासुर बना दिया, सारी पावर दे दी। बहुत जगह पुलिस भी ऐसी चीजें करती है कि कहीं पर किसी कंप्लेनेंट की नहीं सुनी गई या फिर उनको पीटा गया, मारा गया। मुझे लगता है हर किसी को कानून के अंदर रहकर चलना होगा और कानून का राज हो, यही इस देश की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सभी चाहते हैं। अगर आप इसको गलत कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं विधायक के साथ सवाल ये है कि कानून का ही राज नहीं हो पा रहा है। चाहे यहाँ पर जो फरियादी पहुंच रहा है वो, चाहे पुलिस वहां पर जाती है, पुलिस को ही यहाँ पर मार दिया जाता है। विधायक पहुंचते हैं, पुलिस वाले ही उन्हें मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये चल रहा है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे क्योंकि सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. तो सवाल ये यही उठ रहा है कि अपने जनप्रतिनिधियों पर भी लोगों का विश्वास नहीं है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन में जो खामियां नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों में, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में जनता कहां जाएगी? अब विजय शंकर पांडे जी का जरा रुख कर लेते हैं। विजय शंकर पांडे जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले शिवम कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था भी ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए आप। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब जनप्रतिनिधि जाकर अगर पहुंचते हैं और उन्हें पुलिस वाले पीट देते हैं, तो ये तो एक बड़ी बात है, अचंभे वाली बात है कि ऐसा भी अब होने लगा है। देखिए दीपाली जी, उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था का एक बड़ा लंबा इतिहास है और मैं पिछले 20-30 वर्ष से देख रहा हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति कमोबेश ऐसी रहती है। ढिंढोरा कोई भी सरकार चाहे जितना भी क्यों न पीट ले और कितना भी क्यों न आंकड़े दिखा दे। देखिए, ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार करना चाहिए और इसको सुधारने के रास्ते ढूंढने चाहिए। समस्या को नकार कर किसी राज्य, किसी देश का कोई फ़ायदा कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। स्थिति ये है कि
सारी जो समस्या का मूल है वो पुलिस की कार्यप्रणाली तो एक बिंदु है इसका। देखिए, मैं हमेशा, मेरा जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि ये एक तंत्र है जिसको जैसा नेतृत्व आप दीजिएगा वैसा काम करेगी। इसको आप अच्छा नेतृत्व दीजिए, अच्छी तरह से इसे निर्देश दीजिए, कानून के अनुसार काम करने का इस पर बंधन बंधाइए, ये अच्छा काम करेगी। सारी दिक्कत ये है कि हमारा जो राजनीतिक तंत्र है वो अपराध के साथ उसका इतना बड़ा गठजोड़ हो गया और बहुत सालों से है। वर्तमान सरकार पे आप मत इसको दोष दीजिए। ये जो इतिहास है ये बहुत पुराना है, जिसके चलते पूरा राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है और इससे मजबूरी बन जाती है किसी भी राजनीतिक दल का ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास करना जो अपराध से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही आपने सही धारा से हटे, वैसे फिर आप ये नहीं कह सकते कि एक कानून एक तरह के व्यक्ति के पर लोगे या दूसरा कानून दूसरे की तरफ लगे। तो जो पुलिस व्यवस्था है उसको आप जैसे ही आपने कहा ये हमारा आदमी है, हमारा पार्टी का आदमी है, या हमारा विधायक है, या हमारा सांसद है, अपराधी होने के बाद भी छोड़ दिया जाए, तो आप निश्चित मानिए कि वो उसको आपने कानून से परे हटकर कार्रवाई करने की छूट दे दी। अब उससे अब आप दोबारा सवाल नहीं पूछ पाएंगे। वो क्या पूछेंगे आप? वो खुद ही उत्तर दे देगा कि आप उस मामले में तो आप ये कह रहे थे, अब आप कहते हो कानून के अनुसार और न्याय किया जाए। इस स्थिति ने हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत बिगाड़ दी। वही जो बिहार के भाई आपने उदाहरण दिया, वहाँ की भी ये स्थिति है। मैं ये कहना चाहूँगा कमोबेश इस देश के अधिकांश राज्यों, कुछ को अपवाद छोड़ देता हूँ मैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, अधिकांश राज्यों की यही हाल है कि कानून व्यवस्था एक मजाक है। आप अगर किसी अपराध से बचे हुए, ये आपका सौभाग्य है। अगर आपके विरुद्ध कुछ हो जाए, आपको कोई क्षति पहुंच जाए अपराधियों के द्वारा, तो आप विश्वास मानिए आपको न्याय पाने में एड़ी चोटी एक करनी पड़ेगी और शायद ही आप सही न्याय पा पाए। इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि जो हमने राजनीति की जो हालत बना रखी है, जो अपराधियों के एक उस पर टिकी हुई है, बैसाखी पे टिकी हुई है, इसको समाप्त करिए। नहीं तो इस तरह के डिबेट सब लोग करते रहेंगे और इस तरह जैसे आज विधायक पिटा तो चलिए चैनल जो है आज चर्चा कर रही, पब्लिक तो रोज पिट रही है। और उसके साथ क्या क्या होता है ये मैंने अपने लंबे जीवन में देखा है। उसकी कोई सुनता नहीं। ठीक है सर, यही सवाल उठ रहा है कि अगर जनता की फिर कौन सुनेगा? दो तीन चीजें जरूरी है। एक तो नकारा, समस्या को नकारे ना। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। जनता की सुनता ही कहाँ है, क्योंकि आपने जो माहौल बना रखा है वो माहौल ऐसा है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। निशांत जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप सर की बात से, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि अभी तो विधायक पिटे हैं, फिर जनप्रतिनिधि जो आज वहां पर पहुंचे उनको बंधक बना लेना 3 घंटे तक, क्या विश्वास हटता जा रहा है? कल को ऐसा ना हो कि ये जनता अपने हाथ में अब कानून लेना शुरू कर दे। दीपाली जी, विडंबना देखिए कि पैनल पे पॉलिटिशियन भी हैं और पूर्व आईएएस अफसर भी हैं। मैं कुछ बात क्लियर कर दूं कि ये देश ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं चलाते। और ब्यूरोक्रेट्स हमेशा वहीं होते हैं जहां उनकी सेवाएं होती हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आता है और जाता है कोई तो सिर्फ पॉलिटिशियन, कभी सरकार में आता है, कभी विपक्ष में जाता है, और जनता वो साबुन है जो सिर्फ इलेक्शन के समय इस्तेमाल किया जाता है। नहाया धोया फेंक दिया। आप जो देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ इस कदर बर्ताव हो रहा है, कभी हम ये सोच पाए क्या कि जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ये लोग किस तरीके से पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिशियंस कैसे इनके साथ हाथ मिला करके व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं, सत्ता पाने, सत्ता बरकरार रखने और सत्ता चलाने के लिए। तो आम व्यक्ति जो है, आप कहीं भी मुंह उठा करके देख ले, किसी भी राज्य में देख ले, कहीं भी वो सिर्फ एक ही चीज़ करता है, वो व्यथा के चलते रोता है, अपनी परेशानियां लेके कानून के रखवाले, कोर्ट, एमएलए, कॉरपोरेटर इनके पास जाता है और फिर वापस घर रोता हुआ पहुंच जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जब आप, और ख़ास करके जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो मैं गिना दूं कि माननीय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने और किस किस प्रकार के क्रिमिनल केसेस हैं। अब आप जब ऐसे व्यक्तियों को अगर आप सत्ता में बिठाएंगे तो क्या आशा करना। यहाँ तक कि गुजरात में, सूरत में, उस बेचारी पुलिस वाली लेडी जिसने एक मिनिस्टर के
दारू पिए हुए लड़के, जबकि वहां प्रोहिबिशन है, को जब उसने ठीक करने की कोशिश करी तो आज उस लड़की के रोते हुए वीडियोस आते हैं। यानी जब तक के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसमें आईएएस और आईपीएस की लॉबीज हम जानते हैं कितनी कितनी पावरफुल हैं, अच्छी अच्छी सरकारों की जड़ें हिलाना जानती हैं, जब तक वो नहीं सुधरेंगे तब तक देश सुधारने की क्या बात। बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे। हम एक बार शिवम के पास जाते हैं। शिवम, अब तो आपको मिल गया होगा, बहुत सारे सवाल आपके साथ भी इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि बार बार कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तो आपके ही विधायक थे जो पुलिस के पास पहुंचे और फिर वहां से ये घटना सामने आ गई, तो आप समझ सकते हैं स्थितियां क्या हैं? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, यहाँ पर विजय शंकर पांडे जी ने कहा कि राजनीतिक तंत्र जो है वो जब तक वो लोग जाते रहेंगे, उनके कार्यकर्ताओं को बताते रहेंगे हमें कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, कैसे कैसे चलेगा। हरिशंकर पांडे जी ने पुलिस को बताया कि पुलिस जिस तरह से कर रही है उसी को भस्मासुर बना दिया। निशांत वर्मा जी ने पब्लिक के लिए एक वो दिया, मतलब पैनल पर 4 लोग हैं, चारों की अपनी अपनी अलग राय है, किसी की भी कोई कॉन्क्लूसिव राय नहीं, और जैसा आपने कहा वैसा तो तीनों ही नहीं मानते, तीनों का अपना अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब शुरुआत मैं करता हूं निशांत वर्मा जी से, क्योंकि सबसे लास्ट में उन्होंने ही बोला, उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने केस थे। आपको आयरनी बताता हूं, अमेठी और रायबरेली में जब आम आदमी पार्टी कैंपेनिंग कर रही थी, कुमार विश्वास पर एक केस है 22 रुपए चुराने का। आप यकीन मान सकते हैं 22 रुपए चुराने का उनके ऊपर केस लगा दिया गया था। इस देश में ऐसे ऐसे भी केसेस लगाए जाते हैं और ये कोई बहुत नई बात नहीं है। एक और मैं अभी आपको रेफरेंस दे सकता हूं, आदिवासियों के ऊपर एक केस लगा था केरला से, जिसमें 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक व्यक्ति को बरी किया ये कहते हुए कि इस व्यक्ति का तो कोई गुनाह ही नहीं था, इसने कोई मर्डर किया ही नहीं। 22 साल उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था, बच्चे बाप बेटा सब मर चुके थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून व्यवस्था को मजबूत होना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, और उसके लिए लगातार हमने पुलिस रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं हमने किया है। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं तो हमने बनाई है। अगर आप कहते हैं कि पुलिस का राज होना चाहिए, और ये देश चलेगा लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था से, जब दोनों बराबरी से काम करेंगे। एक छोटा सा ही सवाल है, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, आपने अलग अलग तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करी। सर, आपसे 2 ही सवाल हैं। पहला, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दंगे भड़काने का केस है, आप कब चलाना शुरू करेंगे? नंबर 1, ऐसे तो बहुत सारे हैं। दूसरा, कि उनके खिलाफ फायर एक्सप्लोजिव्स और शमशान घाट में घूमने का इस टाइप के केसेस हैं, आप कब शुरू करेंगे ये बता दीजिए। आपके 2 सवाल हो गए। आशा करता हूं कि अगली बार जब आपके पास अंकट साहिबा आएंगी तो एक ही बार में अब आपने सवाल पूरे कर लेंगे, और मैं ये भी आशा करता हूं कि उम्र के साथ साथ आप पर ये सेलेक्टिव एमनीशिया का असर कब ना हो। शुरू करेंगे? अब आप सुन लीजिए, अब आपको सुनना पड़ेगा नॉन स्टॉप सर। मैं आप जब ये कहते हैं आप ये भूल जाते हैं कि 1984 के राइट्स वाले तो कब शुरू करेंगे? बीच में मत बोलिए कृपया करके, जब मैं आप बोल रहे थे बड़ी शांति से सुन रहा था। इस सेलेक्टिव एमनीशिया को हटाइए और इस राजनीतिक विश्लेषक को हटाकर कांग्रेस ही लिख लीजिए, क्योंकि वही आपको सूट करता है। क्योंकि 84 के जो लोग हैं जिन्होंने लोगों को पेट्रोल डालकर जलाया था, वो आपको याद नहीं रहते। जगदीश टाइटलर जैसे लोग जिन पर 1992 1996 में केस चल रहे हैं, लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको केंद्र सरकार बचा रही है बार बार। किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी। कृपया करके मैं गुजारिश करूंगा कि राजनीतिक विश्लेषक हटाइए सबसे पहले तो। आप ये इस तरह आप राजनीतिक विश्लेषक हटा दीजिए, एक आम भारतीय लिख दीजिए। आप ये बताइए कि आदित्यनाथ के खिलाफ कब शुरू करेंगे? तारीख बता दीजिए, मैं कांग्रेस के व्यक्ति तारीख बता दीजिए, जिसको सेलेक्टिव एमनीशिया है, जिसको अपने केसेस नहीं दिखाई देते, जो अपने केसेस बंद करते हैं। और आपने कितनी बातें की, 22 केसेस तो आपने एक ही बार में बंद कर दिए। श्रीनिवासपुरी आपको जवाब नहीं है। आरएसएस के लोगों के खिलाफ, टाइटलर का क्या हुआ? आरएसएस के लोगों के खिलाफ, कमलनाथ का क्या हुआ? जवाब दीजिए। दंगों के केस बताइए ना, कब शुरू करेंगे? आप मुझे बताइए कि आप पर जितने केसेस हैं वो तो पुराना हिस्ट्री है, उसका क्या हुआ साहब? कमलनाथ जी पर केस कहाँ है? जगदीश टाइटलर में आप है, आप बताइए। अरे कहाँ है जगदीश टाइटलर? बताइए, बताइए कहाँ? चलिए एक सेकंड मैं आपको पूछना चाहूंगी, आदित्यनाथ के खिलाफ राजमाता बेल पर बाहर है, शहजादे बेल पर बाहर है, मुख्यमंत्री बेल पर बाहर, कहीं आप भी बेल पर बाहर हैं? आप भी बेल पर बाहर नहीं है। एक मिनट, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। खबरों के
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बहस हो रही थी, लेकिन इस बीच जब हम पहुंचे थे निशांत जी के पास, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी सवाल उठाए थे, इसलिए रुक करते हरिशंकर पांडे जी का। सर, अब क्या ये सवाल सरकार पर तो सीधे उठ जाता है, लेकिन क्या यहाँ पर वो अधिकारी भी जिम्मेदार होते हैं जो राजनीतिक दबाव में आ जाते हैं और अपने काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर या तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी या फिर उनका ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर वो जो करना चाहते हैं उस हिसाब से कर नहीं पाएंगे। तो ये राजनीतिक जो दबाव रहता है, ये कितना रहता है और क्या फ्री होकर काम नहीं कर पाते? देखिए, निशांत जी ने कहा तो सही है, लेकिन निशांत जी को शायद ये पता नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि हम लोग प्रशासन में रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मायावती जी के शासन में एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी, और उसी तरह से एक जियो भी जारी हुआ था जी कि थानाध्यक्ष जो है एक परसेंटेज के हिसाब से उस जाति का होना जरूरी है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो यादव जाति के लोगों को बनाया गया। ये कोई चीज छुपी तो है नहीं जी। अब आप ये बताइए कि जो आईएएस अफसर जिसकी टोटल जनसंख्या जो टोटल कैडर कैपेसिटी है 575 है, तो हर आदमी चाहता है कि हमें महत्वपूर्ण पद मिल जाए। उसके लिए वो अपने कास्ट के चीफ मिनिस्टर का फायदा उठाता है और चीफ मिनिस्टर तैयार रहता है कि हमारा आदमी बैठेगा तो हमारे लोगों का काम करेगा, हमारे हिसाब से चलेगा। तो दिक्कत यह है ब्यूरोक्रेसी की कि ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट क्या होगी? अगर वो चाह लेगी कि हम ऐसा करेंगे तो उसको 2 मिनट में हटा देंगे और वो एकीकरण में चला जाएगा। देखिए, हम तो तीन वर्ष रहे राष्ट्रीय एकीकरण में, 3 वर्ष रहे सामान्य प्रशासन में। तो ऐसा नहीं है, आदमी काम करना चाहता है, ब्यूरोक्रेट्स भी चाहते हैं कि हम काम करें। सर, निशांत जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सर, एक सेकंड, निशांत जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, बोलिए निशांत जी। सर, विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, उसको सवाल भी माना जा सकता है हरिशंकर पांडे जी, कि आईएएस और आईपीएस लॉबी इस देश में किस तरह से चलती है वो आम इंसान को शायद ना पता हो, लेकिन हम लोग जो राजनीति को स्टडी करते हैं, देखते हैं, और ना केवल राजनीति लेकिन आईएएस आईपीएस लॉबी को वो भली भांति समझते हैं। मैं सिर्फ 2 नाम लूंगा, सारा देश समझ जाएगा, जीसी मुर्मू, राकेश अस्थाना। क्या मुझे समझाने की ज़रूरत है कि जीसी मुर्मू जो कि आईएएस ऑफिसर गुजरात कैडर, जहां खुद मैं 30 साल रहा, नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ रहे, कैसे उठ करके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने और आज की तारीख में सीएजी बन चुके हैं, क्या जीसी मुर्मू समझाना ज़रूरी है मुझे? क्या अनीता करवल समझाना ज़रूरी है मुझे? आप क्या समझते हैं कि राकेश अस्थाना का इतिहास नहीं जानते? हम लोग सब जानते हैं। ये लॉबी सिस्टम है जो पॉलिटिशियन के साथ मिलकर चलती है। जब तक ये लॉबी, माफ कीजिएगा, आधा सेकंड, 10 सेकंड फिर आप जवाब दीजिएगा। हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, हाँ तो आप जवाब दीजिएगा, पहले समझ लीजिए। हमारी बात 2 मिनट सुन लीजिए। 2 मिनट बहुत होता है सर, देश कितना सुनेगा ये बता दीजिए कि आईएएस आईपीएस लॉबी पॉलिटिशियंस के साथ मिल करके देश को बर्बाद कब तक करती रहेगी? उनकी बात सुन लेते हैं जी, बोलिए सर। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि उन आईएएस अफसरों को आप जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? उसमें एक पर्टिकुलर वर्ग है जो अच्छे पद पर हमेशा रहेगा, मुर्मू ही बनेंगे। सुनिए, मुर्मू ही बनेंगे। जातिवाद नहीं आया ना मुर्मू का। एक उदाहरण सुनिए, 2 मिनट सुनिएगा, जरा सुनिए तो। आप जरा, आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं बाई नेम, क्योंकि आपने बाई नेम कहा है। आपने नाम सुना होगा नृपेंद्र मिश्रा जी का जी। नृपेंद्र मिश्रा जी एक अच्छे आईएएस अफसर थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, भाजपा में भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, उसके बाद जब केंद्र में गए तो कांग्रेस पार्टी में भी उनको स्पेशल वो बनाया गया, उसका टेलीकॉम कंपनी का हेड, ट्राई का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद आप देखिए, विलक्षण चीज देखिए, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, उसके दूसरे दिन पूरी लोकसभा बैठी और उस कानून को अमेंड कर दिया गया
जिसके हिसाब से ट्राई के चेयरमैन को कोई दूसरा पद लेने पर रोक लगी थी। सर ये डिटेल्स में जाने के बजाय आप ये बताएं कि क्या सलूशन है कि इस तरीके के ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर के देश बर्बाद करेंगे। हम आपकी बात को सम्मान करते हैं सर, आप जो कह रहे हैं वो निटी-ग्रिटीज हैं। जय शिवशंकर कैसे बन गए वो भी हमको पता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। सवाल ये नहीं है, ये सारा इतिहास देश जानता है, पेपर में पढ़ता है, टीवी पे देखता है। आपसे इतनी गुजारिश है कि आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, आईएफएस लॉबी, आईआरएस लॉबी कब तक पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर के देश बर्बाद करेगी, इसका सॉल्यूशन बताइए। अच्छा अब आप सुनिए, संवैधानिक व्यवस्था सुनिए। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे आर नॉट आंसरेबल टू जनता, दे आर आंसरेबल टू एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का चीफ कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। तो आप भी संविधान की आड़ में छुप गए। रिस्पॉन्सिबल टू इट्स बॉसेस। आई मीन आई कैन अप्रिशिएट आप क्यों छुप गए। आप संविधान में नहीं छुपे हैं। आप संविधानिक आड़ में क्यों छुप गए सर? अगर एक पुलिस वाला किसी को झापड़ मारता है तो मैं भी पूछ सकता हूं, मैं भी पूछ सकता हूं कि पुलिस वाले ने फलाने को झापड़ क्यों मारा। अब इसके अंदर पुलिस वाला इज नॉट आंसरेबल टू गवर्नमेंट ओनली। चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए वो इसलिए है क्योंकि उसके खिलाफ एक्शन वही लेगा। सर आरटीआई का मतलब यही होता है कि मैं हर एक से पूछ सकता हूं आप किस संविधान के पेड़ के पीछे छुपे हैं। आरटीआई का तो मतलब यही होता है राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़ के मैं कुछ भी जान सकता हूं। इसका मतलब जो आपने ये कहा कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट इज आंसरेबल टू गवर्नमेंट एंड देन नॉट टू पीपल, गलत है। मैं आरटीआई करता हूं, उसका जवाब मतलब यही होता है कि मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। सर प्लीज कम आउट ऑफ दिस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, बाहर निकलिए इससे। देश बर्बाद कर रहा है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस मिलकर के। हद हो गई है। आप हमारी बात सुनिए जरा। जी सर बोलिए सर। देखिए सब अपनी पेंशन का सोच रहे हैं, सब तनख्वाहों का सोच रहे हैं। मान के चलिए सबसे पावरफुल यही लोग हैं। दो पांडे जी बैठे हमारे पैनल पे, सबसे पावरफुल लॉबी यही है, पूरे देश को चलाते हैं। लेकिन हालत देखिए। विजय शंकर पांडे जी मुस्कुरा रहे थे, सर आप दीजिए जवाब। देखिए ऐसा है कि बात बहुत भटक गई है आपकी जी। पूरा डिबेट। मैं ये जो कहना चाहता हूँ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना राजनेता जिम्मेदार है उतना ही अफसर जिम्मेदार है, क्योंकि जब नौकरी में घुसते हैं तो दोनों संविधान की शपथ खाते हैं। इसलिए ये कहना कि सिर्फ नौकरशाही नेता को जिम्मेदार है ये नहीं सही है। उस सीमा तक सब जनता के लिए ही बैठे हैं, सब पब्लिक सर्वेंट है। देखिए दोनों के नाम के सामने जन सेवक लगा हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि देखिए आपके सामने एक तंत्र दिया जाता है और तंत्र को चलाने की सारी जिम्मेदारी आपको दी जाती है, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और संविधान में सारी जो ताकतें हैं, सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है एक तरह से इलेक्टेड लोगों को दी गई है। हमारे देश की समस्या ये जो मैं अब सिस्टम का पार्ट रहा हूँ। देखिए आपको इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सक्षम, बहुत जानकार, बहुत कुशल और बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। ये व्यवस्था तब चल पाएगी। अब आप देखिए हमारे राजनीतिक नेतृत्व की हालत, मैं किसी दल विशेष का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर देखेंगे तो अधिकांश में आप पाएंगे कि ये गुण बहुत कम है। नतीजा क्या होता है? देखिए घुड़सवार जो है कि बैठते ही घोड़ा समझ जाता है कि ये फेंकने काबिल है कि इसके साथ चलने काबिल है। अधिकांश हमारे, बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ मैं, अधिकांश हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो है ऐसा कभी नहीं मिल पाया हमें जो इस जो घोड़े को दौड़ा पाए। उसके बाद देखिए आप अगर अकुशल हैं तो आपके नीचे कुछ भी नहीं होगा, आपको लोग घुमाई फिराएंगे। तब बात यही आएगी कि सारे आईएएस और आईपीएस अफसर देश चलाते हैं। इनको देश चलाने की कभी भी संविधान ने कोई ताकत नहीं दी थी, लेकिन हमारे अक्षम, अकुशल और इंटीग्रिटी से विहीन हमारा जो नेतृत्व है उसने ये जिम्मेदारियां इन पर छोड़ दी। वो करता क्या है? वो अधिकांश उन मामलों में दखल देता है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, वो कभी पॉलिसी के मामलों में घुसता नहीं है। उसने कभी गलत को गलत कहने का नहीं सोचा। वही बातें आ जाती हैं कि जब आप जब ये सच्चाई के रास्ते से हटते हैं तो फिर आपकी जो मॉरल अथॉरिटी होती है वो कम हो जाती है। हाँ ठीक है, लेकिन बात ये है कि सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? सबसे बड़ी कमी अगर आप एक पूछिए, अगर सब जानते हैं मॉरल अथॉरिटी, जी सब जानते हैं कि यहाँ सॉल्यूशन राजनीतिक है।
देखिए दीपाली जी, एक बात आप नोट कर लीजिए, दीपाली जी एक बात नोट कर लीजिए, इसका सोल्यूशन सिर्फ राजनीति, जब तक राजनीतिक नेतृत्व अपराध से अलग, ईमानदारी का सक्षम कुशल नहीं होगा, तब तक ऐसे ही चलेगा। दोष देते रहिए, नेता देगा अफसर को दोष, अफसर देगा नेता को दोष, यही चलता रहेगा। यही चल रहा है, वाला ऊपर लेकिन बैठा है, हाँ। राजनीतिक नेतृत्व, संविधान उसको ताकत दी है, उसको सक्षम होना कुछ पड़ेगा। ऐड करना चाहूँगा टाइम। जी बिल्कुल निशांत जी ऐड करिएगा आप, मुझे ब्रेक लेना है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे और देखते हैं कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप शुरू हो चुका है, लेकिन फिर घूम फिरा कर यही बात आती है कि फिर ये व्यवस्था सुधरेगी कैसे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। निशांत जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार शिवम के पास रोक कर लेते क्योंकि बहुत देर से शिवम के पास नहीं पहुंचे हैं। शिवम, अब सवाल ये है कि यहाँ बात उलझ गई है कि यहाँ पर नौकरशाही नहीं सुन रहा, राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा होता है, इच्छा शक्ति नहीं होती, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी जिसको लेकर आप दावे को लेकर आए सरकार में, आज स्थितियां इतनी बदतर होती जा रही हैं, पुलिस की कोई नहीं सुन रहा। मेरा सवाल फिर वो घूम फिरा के वहीं पर इसी वजह से आ रहा है कि ये कब रुकेगा, कब ऐसा सिस्टम बनेगा, क्योंकि दावे आपने ही किए थे, और फिर किस बिना पर आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। हरिशंकर पांडे जी ने अपनी बात का जवाब अपने आप ही दिया जब उन्होंने कहा कि जब मायावती जी की सरकार थी तो खास तौर पर एक जाति के लिए जियो निकाला गया था, जिसमें कहा गया था कि इस विशेष वर्ग के लोगों को आप थाना अध्यक्ष और ये तमाम चीजें करेंगे। बहरहाल समाजवादी पार्टी में तो सब जानते ही हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है 2008-2009 में, जिसमें कहा गया है कि 7% से ज्यादा जो एसआई थे, एसएचओस थे, वो यादव ही थे। उसके अलावा उन्होंने तीसरा कोई उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है भारतीय जनता पार्टी के समय में ना कोई ऐसा जियो निकला है, ना कोई ऐसी भर्ती निकली है, और 2004 में मुलायम सिंह जी यादव जी की भर्ती में तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रोक लगाई हुई है। तो जब उन्होंने 2 सरकार का नाम लिया, वो भारतीय जनता शुरुआत में ये भी कहा था कि ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, ये भी बात तो आप पकड़िए। एक चीज को उन्होंने तस्दीक कर दिया कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात में नहीं आती, एक चीज। दूसरा, जब उन्होंने कहा कि नृपेंद्र मिश्र जी के लिए खास तौर पर लोकसभा बिठाई गई और उस ऑर्डर को पलट दिया गया, मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि मेरे घर में भी अगर 2 बच्चे हैं और एक बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उस तरफ ज्यादा होता है। ये काबिलियत भी कोई चीज है कि नहीं, मतलब कोई व्यक्ति आईएएस बनकर आए हैं, उनके पास काबिलियत है कि नहीं। मैं मानता हूं कि हरिशंकर पांडे जी बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं, तभी उन्होंने शायद एग्जाम क्लियर करने के बाद वो यहां तक पहुंचे हैं। और दूसरी बात, मैं विजय शंकर जी को भी ऐसा ही मानता हूं। अब मैं ये कहने लगूं कि नहीं, फेवरेटिज्म एक चीज है, वो जरूर होगा किसी डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा हूं, कोई लेकिन कृपया हस्तक्षेप नहीं होता। पूरी प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर देना, जहां बात शुरू प्रणाली इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि पुलिस पर ही सवाल उठे, एनकाउंटर कैसे हुआ इस पर सवाल उठे, आज मामला भले ही दब गया हो। तो देखिए, यहीं पर 2 आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, वो खुद ही 3 अलग अलग थियोरी हैं। एक कहते हैं पुलिस भस्मासुर है, एक कहते हैं नेता गलत तरीके से करते हैं, और तीसरे कहते हैं कि जनता। मुझे लगता है कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन जरूर हो सकता है, मतलब यानी कि ऐसे ही जो जनप्रतिनिधि है वो पिटते रहेंगे, पुलिस वाले भी ऐसे ही पिटते रहेंगे, और जनता भी कल को होगा तो कल को जनता भी अपने हाथ में बंदूक उठा लेगी। 2017 तक आप मुझे एक केस बताइए जहां पर कोई जनप्रतिनिधि पिटा हो। इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, आप 3 साल को ऐसे मापेंगे कि अगर कोई एक केस ऐसा हुआ, मैं कहता हूं गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर 3 साल छोड़िए, 30 साल में भी ऐसा होता है तो गलत है। 1 साल पहले मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन 1 साल पहले 3 घंटे तक बंधक बनाया गया था, बड़े मुश्किल से उनको छुड़ाया गया था। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि हाँ, जहां पर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है उस पर बात जरूर होनी चाहिए, और मेरा मानना है इसको बेहतर तरीके से डील किया जाना चाहिए। और हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था, नेता वो अपने तरीके से काम करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी की हम जहां तक बात करते हैं, उनके अपने अधिकार हैं। कानून में इसको पूरी तरीके से फ्रेम करके उनके सामने दिया गया है। जहां तक बात उन्होंने फेवरेटिज्म की, चाहे वो किसी कार्यकर्ता का हो, चाहे किसी जाति विशेष का हो, वो मेरी सरकार में नहीं है। उसको खुद ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। एक और उन्होंने कहा था कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को सस्पेंड नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पूरा का पूरा बिकरू थाना निलंबित कर दिया गया, पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में, आज तक ऐसा भी नहीं हुआ था साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, चीजें बेहतर हुई हैं, समय जरूर लगेगा। जिस व्यवस्था से हम उत्तर प्रदेश में निकल कर आए हैं, धीरे धीरे उस पर चेंज होगा। देखिए, बहस के अंदर यही चला जा रहा है बार बार कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस है, इन्हीं की बात हो रही है। बड़ा छाती ठोक के कहा शिवम जी ने कि कोई एक केस बताइए इस समय से उस समय के बीच में, खास करके भाजपा के शासन में, कि कब जनप्रतिनिधि को पीटा गया। सर, मैं बताता हूं जनता को कितना बार पीटा गया।
आप प्रतिनिधि को साइड में रखिए। मैं जवाब देता हूं, आप बताइए। जब लॉकडाउन के समय हजारों लाखों लोग चल के जा रहे थे घर, गरीब, आपकी नाकामी की वजह से, किसने ऑर्डर किया था पुलिस को उनको मारने के लिए? आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। इतना ज्यादा क्यों है? पूरा बोलने दीजिए ना, पूरा बोलने दीजिए। ना, सॉरी, आप इंटरजेक्ट करते हुए नहीं रुकते तो मैं कैसे रुक जाऊंगा? नहीं, आपको वो बसेस दिखाई नहीं दी? आपको वो पुलिस वाले मदद करते हुए नहीं दिखाई दिए? सिर्फ आपको डंडा चलाते हुए दिखाई दिए? सबको भेजकर क्वारंटाइन किया गया, वो आपको दिखाई नहीं दिया? आप मुझे बताइए ना, वो दिखाई नहीं दिया आपको? अरे आप ये एक आपसे कैसे देखते हैं? मतलब बिना चश्मे के देखते हैं आप? इसको प्रॉपर तरीके से देखिए ना। चलिए निकाल लीजिए वीडियो, निकाल लीजिए वीडियो। आप ये सिर्फ एक ही चेहरा शर्म आनी चाहिए। अब आपसे भी मुझे शर्म आएगी तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात हो जाएगी। आपसे शर्म नहीं आएगी। मुझे कांग्रेस से शर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो उसको भी सराहिए। बात पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है। बिल्कुल सराहिए। पहुंचाया, मदद किया ना। देखिए लॉकडाउन आदित्यनाथ ने ऑर्डर किया था। पहुंचाया ना, लाठी मारने का बताइए लोगों को पहुंचाया कि नहीं? अब आप कानून का पालन नहीं करेंगे। अगर कानून का आप पालन नहीं करेंगे, किसी को अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो डंडे आपको भी लग सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं करूंगा, मुझे भी लगेगा। लेकिन शिवम जी, ये कौन सी बात है? तोड़िए कोई कानून, उठा के तोड़िए कोई कानून, तोड़िए कोई कानून। अभी देखते हैं डंडे लगेंगे कि नहीं। तोड़िए क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जनता कहां जाए, लेकिन यहाँ आपस में ही इतना उलझ चुके हैं क्योंकि ये सवाल का जवाब नहीं मिला। आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन सवाल वहीं का वहीं अभी भी है कि अब जनता किसके पास जाएगी, कौन उसकी फरियाद सुनेगा अगर इसी तरीके से ऐसी बहस होती रहेगी और सिर्फ आंकड़े बताए जाएंगे कि भाई कानून व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर दुरुस्त है। फिलहाल इतना ही, लेकिन सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।